Hello students, welcome to our channel. This video is about the English language through literature paper. This is the third video on English language through literature, third semester for BA program, BCom program students. ये सेकंड पार्ट है बिकॉज आपने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में कर लिया था. दिस वीडियो इज़ अबाउट द थर्ड सेमेस्टर. सो थर्ड सेमेस्टर में जिन लोगों के पास लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का पेपर है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज़ ऑन द सेम पेपर. जिन लोगों के पास फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी का पेपर है, वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन द फ्लुएंसी, यू कैन वॉच इट, एंड ऑन प्रोफिशिएंसी वी विल सून डू इट. एंड इफ़ यू नीड एनी अदर हेल्प, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कंटेंट्स एंड चैप्टर के बारे में बात करी थी. एंड एज यू नो कि ये पीडीएफ जिसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, यूएसएल की साइट से पीडीएफ डाउनलोड किया गया है. अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं लिंक शेयर करने के लिए. वी विल शेयर द लिंक विद यू एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन. वहाँ से भी आप ये लिंक अपना डाउनलोड पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ से भी मिल जाएगा. सो टोटल 5 चैप्टर्स हैं. हमने लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें चैप्टर 1 यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव्स के ऊपर 2 वीडियो थी. एक वीडियो जो ओरिजिनल बुक जिसमें से चैप्टर है, जिस बुक में कमला दास का जो चैप्टर है उसके बारे में बनाई है, और दूसरी वीडियो नोट्स को एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से ताकि आपको समझ आ जाए. प्लीज़ इट्स एन एडवाइस, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखिए. एंड अभी आपके पास टाइम है कि आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिकॉज दिसंबर में या उसके एंड ऑफ द दिसंबर जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उस टाइम सारी चीज़ें पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर मार्क्स, गुड मार्क्स, देन यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम राइट नाउ. आपको अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू करनी चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिट 1. यूनिट 1 का आगे कंटिन्यूएशन में है. सो यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग लाइफ नैरेटिव्स, इसके बीच में हम लोगों ने ये 4 चैप्टर्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये 4 चैप्टर हैं. इस पीडीएफ जो आपको एसवेल की साइट पे मिलेगी, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ, जिस पीडीएफ से आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ये पीडीएफ सिर्फ नोट्स है. ये ओरिजिनल टेक्स्ट बुक नहीं है. ओरिजिनल टेक्स्ट बुक कमला दास की द पार्क स्ट्रीट होम हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. आप पूरी स्टोरी जो है, पूरा चैप्टर जो है उसका, ये माई स्टोरी का सिर्फ एक चैप्टर है जो हमने पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है. इसी तरह से आई हैड कम टू फार, ये भी एक चैप्टर है. सो उस चैप्टर के ऊपर भी वी विल ट्राई टू फाइंड द कंटेंट एंड अपलोड इट. राइट नाउ दिस वीडियो इज अबाउट द नोट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स. यूनिट 1 के अंडर ही 4 अलग अलग चैप्टर हैं, चारों अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखे गए, और उनमें से पहले का एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं. सो अब बाकी के बचे हुए 3 का एक्सप्लेनेशन वी विल डू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मयंक ऑस्टिन सूफी, आई हैड कम टू फार. मयंक ऑस्टिन सूफी जो है, उन्होंने अपना नाम, ये उनका असली नाम जो है वो मयंक सिंह है, बट उन लोगों ने मयंक ऑस्टिन सूफी रखा बिकॉज जेन ऑस्टिन उनकी फेवरेट नॉवलिस्ट हैं, उनको वो बहुत पसंद है, और उसके अलावा सूफी वो निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोवर हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम मयंक ऑस्टिन सूफी खुद से रख लिया है. ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, इसका मतलब फ़ोटो जर्नलिज्म, यानी कि जो लोग मैगजीन्स वगैरह में अपनी फ़ोटोज़ वगैरह पब्लिश करते हैं, ये उनमें से हैं. ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ऑथर है, बुक लिखते हैं. सो बहुत सारे ब्लॉग, दिल्ली वाला जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश होता है, और बुक जो है फ़ोटो से रिलेटेड बुक द दिल्ली वाला पोर्ट्रेट्स, उस बुक में सिर्फ पोर्ट्रेट्स हैं. दिल्ली फूड, दिल्ली हैंगआउट्स एंड दिल्ली मॉन्यूमेंट्स, ये सारी बुक्स इन्होंने पब्लिश करी हैं. इसके अलावा इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रॉनिकल, आर्टिकल, ब्लॉग, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो लाइफ नैरेटिव्स के अंडर आती हैं. सो नोबडी कैन लव यू मोर, लाइफ इन दिल्लीज रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, ये बुक का नाम है. लेकिन हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी, हमें उस बुक में से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है आई हैड कम टू फार, मैं बहुत दूर तक आ गया हूँ, आ गया था. ये चैप्टर जो है टाइटल है, या आ गई थी, बिकॉज इसमें एक फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है जो रियल कैरेक्टर है. सो सूफ़ी के जो डेली जो वो ब्लॉग लिखते हैं, वो उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह पे या सोशल मीडिया पे जो भी उनके ब्लॉग्स वगैरह हैं, वो सारे जो रैग पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले, स्ट्रीट वेंडर, गली में काम करने वाले लोग जो हैं, गली में काम करने वाले या गली में रेडी ठेला लगाने वाले लोग जो हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार या यूपी या किसी और एरिया से आके दिल्ली में काम करते हैं, रिक्शा चलाने वाले, एंड बाकी लोग, ऐसे लोग जिनके बारे में जनरली हम लोग बात नहीं करते,
दिल्ली की बात सुनते ही हम लोगों को लगता है कि अमीर लोग, स्टूडेंट्स, कॉलेज, एवरीथिंग, बट वी नेवर थिंक अबाउट दिस लोअर क्लास पीपल. सो ही वर्क्स ऑन दीज पीपल. उसके बाद नोबडी कैन लव यू मोर जो इनकी बुक है, आई विल नॉट डिस्क्राइब यू एक्स्ट्रा डिटेल्स. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फ्रॉम दिस पीडीएफ, बट आई विल ओनली कवर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बिकॉज आपके एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट डिटेल्स आने वाली हैं. सो अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स माइंड में होनी चाहिए. सो आई विल नॉट गो लाइन बाय लाइन. बस आप ये फोकस कीजिए कि स्क्रीन पे जो पैराग्राफ है मैं यूजुअली उसी पैराग्राफ के बारे में बात कर रही होती हूँ. अगर आगे पीछे हो जाता है तो आई विल मूव द स्क्रीन. सो नोबडी कैन लव यू मोर 2012 में ये पब्लिश हुई थी. इसमें जीबी रोड के बारे में एक बात की गई है. सो जीबी रोड दिल्ली में एक फेमस रेड लाइट एरिया है. रेड लाइट एरिया मतलब जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क होता है. ऑफकोर्स वो ओपनली नहीं होता जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि आप ऐसे ही जाओ बस होटल वगैरह, इस तरह से नहीं है वहाँ पे. एक्चुअल में वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की और सैनिटरी वेयर यानी कि गाड़ी के पार्ट्स की, जो कार बाइक वगैरह हैं और ट्रक वगैरह उनके पार्ट्स की, एंड सैनिटरी वेयर यानी कि टॉयलेट, वॉश बेसिन एंड टैप्स एंड सैनिटरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी मार्केट है. बट उस मार्केट में एवरीवन नोज कि जब रात को वो शॉप्स बंद हो जाती हैं तो वहाँ पर यूजुअली आप इजीली सेक्स वर्कर्स आपको मिल जाती हैं और यू कैन लाइक go for, like, you can see that how exactly how common it is to like see prostitutes there. कितना easily वहाँ पे, जबकि इंडिया में अलाउड नहीं है, इट्स इलीगल, बट वहाँ पे कितना easily people have access to sex. सो लेकिन उन लोगों की लाइफ जो मूवी में दिखाई जाती है उस तरह की लाइफ बिल्कुल भी नहीं है. ऑस्टन सूफी ने यहाँ पे, आई विल कॉल हिम बाय नेम सूफी. सो सूफी ने यहाँ पे बहुत ही लाइक ऑनेस्ट वे में अपनी फोटोग्राफ्स एंड अपनी राइटिंग, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके उन्होंने बुक लिखी है नोबडी कैन लव यू मोर. और हमें सिर्फ उस बुक का एक चैप्टर पढ़ना है. बुक के बीच में क्या है कि बुक के बीच में कहानी इस तरह से शुरू होती है कि सूफी को बोला जाता है कि वो एक किसी लाइक रेड लाइट एरिया में रहने वाला जो जिनकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ पे. सो उनके बच्चों को वो इंग्लिश के लेसन्स दें. तो उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस एरिया में काम करने से. सो ही सेज कि नो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और धीरे धीरे ही गेट टू नो अबाउट दैट एरिया. सो जो वहाँ पे जब उन्हें उस एरिया के बारे में पता लगता है, वो वहाँ के लोगों को जानते हैं, तो वो स्पेशली उन्होंने अपनी बुक, इस बुक के बीच में उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिखे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली एक कोठा जिसका नाम उन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है. I'll let you know the name when I'll come on that. So कोठे का एक पर्टिकुलर कोठा जो है उस पे रहने वाली जो कुछ लोग हैं उनमें से एक जो है, एक लेडी पर्टिकुलर, उनके बारे में उन्होंने ये पूरी बुक पे फोकस किया है. उसके अलावा उनके साथ इंटरव्यू है, बाकी लोगों के साथ उनका इंटरव्यू है, जो वहाँ पे बाकी शॉपकीपर्स हैं, जो बाकी सेक्स वर्कर्स हैं, उन सब के साथ उनके इंटरव्यूज़ है. तो उन्होंने स्पेशलिटी क्या है कि उन्होंने जब इंटरव्यूज़ उनके वर्ड टू वर्ड अपने बुक में जो लिखा है, उन्होंने उस लैंग्वेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया. जिस तरह से सामने वाले ने रिप्लाई दिया उन्होंने उसी लैंग्वेज में, उन्हीं की लैंग्वेज में अपने बुक में लिखा है. इंग्लिश में लिखा है, ट्रांसलेट करके लिखा है, बट उन वर्ड्स को चेंज नहीं किया. अगर वो लोग गाली दे रहे हैं तो उन्होंने वो गाली ही बुक में लिखी है. अगर वो लोग रो के दिखा रहे हैं तो उन्होंने वो रोते हुए, अगर वो हंस के टाल रहे हैं तो उन्होंने वही बात बुक में सेम टू सेम वैसे ही लिखी है. उन्होंने कुछ भी पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया है. सो टोटल 5 ब्रॉथल्स, मतलब एक्चुअली जीबी रोड स्टार्ट हुआ था जब एक ब्रिटिशर ने 5 ब्रॉथल्स, जो 5 कोठा वाले जो एरिया थे उनको इकट्ठा करके एक एरिया बनाया था जिसको गार्स्टन बेस्टियन रोड जो है, जीबी रोड नाम दिया गया था. अब नाउ राइटर जो है वो वहाँ पे जाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. सो बुक के बीच में वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स हैं, उन लोगों के इंटरव्यू हैं, एंड राइटर के खुद का पर्सपेक्टिव है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है उन जगह के बारे में. उनकी खुद की इनर फीलिंग्स हैं, जो वो सोच रहे हैं वही उन्होंने उस बुक में लिखा हुआ है. सो बुक का टाइटल जो है वो इस मैसेज से आता है. ये मैसेज वहाँ पे किसी दीवार पे लिखा होता है, निगात आई लव यू, नोबडी कैन लव यू मोर देन मी, थैंक्स मनोज 21/12/2010. सो इस लव मैसेज से जो भी वहाँ पे लिखा गया है दीवार के ऊपर, उनको अपनी बुक का टाइटल मिलता है, नोबडी कैन लव यू मोर देन मी. सो सूफी अपने ही शब्दों में, मतलब अपने इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वो उन लोगों की ऑर्डिनरीनेस ऑफ देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, यानी कि उन लोगों की असाधारण जिंदगी में साधारणता वो ढूंढते हैं. तो
तो यूजुअली जब हम सेक्स वर्कर्स या जीबी रोड के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे बहुत सारा इलीगल काम होता है, चाइल्ड किडनैपिंग, सेक्स वर्क, रैक एंड सेक्स रैकेट्स एंड ऑल द डर्टी थिंग्स, हमें वो सब चीज़ों के बारे में पता लगता है। बट सूफी उन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में नहीं, ऑर्डिनरी चीज़ों के, साधारण चीज़ों के बारे में, वो लोग उठते कैसे हैं, खाते पीते कैसे, उनकी फैमिली क्या है, आपस में उनकी दोस्ती कैसी होती है, वो मार्केट कैसे क्या जाते हैं, क्या खरीदते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, खाने में क्या खाते हैं, फेस्टिवल्स कैसे मनाते हैं, ये सारी चीज़ें, कस्टमर कैसे बनाते हैं वो लोग, ये सारी डिटेल्स और सूफी ने जो है अपनी बुक में, अपना जो उनका बुक है उसमें उन्होंने लिखने की कोशिश करी है। सो उसके बाद लेट्स सी हेयर, यहाँ पे आपको फिर उसकी गाइड दी गई है पूरी, कि अब तक था एक ब्रीफ इंट्रो कि बुक में क्या है, राइटर कौन है। अभी आपको पूरी जो बुक है, जो चैप्टर है, उसके ऊपर गाइड दी गई है। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे जो मिडिल में लिखा गया है, आई स्टिल फाउंड माई सेल्फ कमिंग टू द कोठा, ये ओरिजिनल बुक से है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। वो बुक एसओएल की साइट पर अवेलेबल नहीं है। विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट बुक एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो कि मैं वो पूरा चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर सकूं, जैसे मैंने कमला दास का पूरा एक्सप्लेन किया है। बट इफ आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट, देन स्टिल दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट। आपको ये नोट समझकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट आई एडवाइज़ कि आप बुक खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बट आई एडवाइज़ कि आप ऐसे वीडियोज़ देख कर भी आप ईजिली उसे समझ सकते हैं। डू नॉट वेस्ट योर मनी। सो ऑथर जो है वो वेल नोन ब्लॉगर हैं और वो लिखते भी हैं, बुक भी लिखते हैं। उन्होंने अपने इस तरह से बुक में बताया कि एक फ्रेंड उनसे पूछता है कि जीबी रोड में वो बच्चों को पढ़ाएंगे या नहीं। वो कहते हैं कि हाँ, वो वहाँ पे उन्होंने कुछ टाइम पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी उनको वो जगह बहुत क्यूरियस रहने लगे, वो उस जगह के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी उन्हें। तो इस पैराग्राफ पेज 8 पे, बुक के पेज 8 से ये पैराग्राफ लिया गया है। सो उन्होंने इसमें बात करी है कि वो वहाँ पे अभी भी वहाँ की ज़िंदगी के बारे में वो जानना चाहते हैं। सो मेन जो कॉन्वर्सेशन है वो सुषमा, एक मिडिल एज सेक्स वर्कर है जो 3 साउ नाम के कोठे पर रहती हैं, उनकी मेन कॉन्वर्सेशन, मेन बुक में जो इंटरव्यू है वो इस लेडी का है। सो सुषमा बिल्कुल भी टीवी में दिखाए जाने वाली प्रोस्टिट्यूट्स की तरह ब्यूटीफुल या सेक्सी नहीं है। वो उस तरह की मिनी स्कर्ट वगैरह वाले कपड़े या ओवर हैवी मेकअप नहीं पहनती हैं। वो सारी डिटेल्स इसमें, वो क्या पहनती है, सलवार कमीज, वो कैसे कस्टमर्स लेती हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करी गई है एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू रीड। बट डू नॉट फॉरगेट योर पर्पस। अगर आपको नहीं पता कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, लुक इनटू योर लास्ट सेमेस्टर्स लैंग्वेज टू लिटरेचर पेपर का क्वेश्चन पेपर, उसमें किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था। सेम तरह का क्वेश्चन पेपर, आई विल नॉट से सेम, आई विल से सिमिलर क्वेश्चंस विल बी देयर इन दिस सेमेस्टर, बट स्लाइटली एडवांस, थोड़ा सा एडवांस होंगे। और अगर आप सेम आंसर लिखोगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स, सो यू ऑल्सो नीड टू इम्प्रूव। और वो कैसे इम्प्रूव होगा, जब आप सारे चैप्टर आपने वर्ड बाय वर्ड आपको पता होंगे, स्टोरी पता होगी आपको, नोट्स आपको एक्सप्लेन होंगे, तभी आपको वो सारी चीज़ें समझ आएंगी। सो प्लीज़ डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन कि हाँ ठीक है मिल गया, हम तो बाद में देख लेंगे ये वीडियो। ऐसे आप कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे, बहुत बहुत घंटों का काम आपका बढ़ जाएगा। सो आई विल एडवाइज़ कि रोज़ आप थोड़ा थोड़ा, एक एक दो वीडियोज़ करके ये पूरा आप देख लें, अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। और अगर किसी वजह से नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, देन एटलीस्ट प्लीज़ डू वॉच आवर वीडियोज़। सो प्रोस्टिट्यूट जो हैं उनके बारे में बात करी गई है, लेकिन ऑस्टन ने कहीं भी प्रोस्टिट्यूट वर्ड अपने बुक में यूज़ नहीं किया है। वो उनको उनके नाम से बुलाते हैं, जितने भी उसमें सेक्स वर्कर्स हैं वो उनको उनका नाम, लाइक यहाँ पे वो उस लेडी को सुषमा के नाम से ही उन्होंने हर जगह बुलाया है। बाकी निगहत, पलक, फातिमा, सुमायरा, ये भी अलग अलग प्रोस्टिट्यूट्स हैं, ये भी उसी कोठे पर रहती हैं। तो इनका आपस में रिलेशन कैसे है, ये लड़ते झगड़ते हैं या क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें भी। साबिर भाई जो है वो उनके मैनेजर हैं, उनके 4 बच्चे हैं आगे, तो उन सब लोगों की लाइफ कैसे है। और कि वो लोग हैवी, मतलब जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि वो चमकीले कपड़े या हैवी मेकअप पहनते हैं, ऐसा नहीं है। सुषमा जो है वो सलवार कमीज पहनती हैं, और वो भी फीके फीके रंग के कपड़े, और उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, वो बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं पहनती। और सुषमा जो है वो सूफी को बिल्कुल अपने पुराने दोस्त की तरह ट्रीट करती है। उनके लिए चावल बनाना, उन्होंने उनको बोला कि तुम्हारे बाल वाइट हो गए, मैं इनमें मेहंदी लगा देती हूँ। और इवन शी एडवाइज कि तुम शादी कर लो और सेटल हो जाओ, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी है। द प्रोस्टिट्यूट, द सेक्स वर्कर सुषमा, शी इज़ एडवाइजिंग टू सूफी,
और सूफ़ी ने वो सारी चीज़ें अपनी बुक में रिकॉर्ड करी हैं। और उन्होंने ये भी बताया ऑथर को कि किस तरह से उनकी बेस्ट फ्रेंड छवि जो है वो उन्हें छोड़कर चली गई है, एंड शी हैज़ अ टैटू, और छवि ने वेस्ट बंगाल में जाकर दोबारा उनसे कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया। एंड शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हर मदर एंड हर फादर की किस तरह से उनकी मदर की डेथ हो गई थी और फादर ने दोबारा शादी करी एंड स्टेप मदर की वजह से उन्हें घर से बाहर आना पड़ा। एंड हेयर इज़ द डायलॉग, अ पार्ट ऑफ द डायलॉग, पेज 16 से ये डायलॉग लिया गया है, बुक के पेज 16 से, जो ओरिजिनल बुक है। कि क्या मतलब सूफी पूछते हैं, डिड यू रिटर्न, तुम वापस गई थी? सो शी सेड पापा रिफ्यूज टू सी मी, पापा ने मुझे देखने से मना कर दिया था। सो डिड यू टेल हिम व्हाट यू हैड स्टार्टेड डूइंग, तो क्या तुमने उन्हें बताया कि तुमने क्या करना शुरू कर दिया है? शी सेड नो बट दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट टू हाइड, नहीं मैंने नहीं बताया, लेकिन ये सब चीज़ें छुपाई नहीं जाती, यू नो हाउ थिंग्स आर, तुम्हें पता है कैसे है दुनिया के हालात, चीज़ें कैसे होती हैं। इफ़ अ गर्ल लीव्स हर होम इवन फॉर वन नाइट ऑल हर ऑनर इज़ लॉस, सो अगर लड़की सिर्फ एक रात के लिए भी घर से बाहर रहती है तो उसकी सारी इज्जत चली जाती है। सी द दाल इज़ रेडी, देखो दाल बन गई है। बट सुषमा, राइटर बीच में बोलता है, एंड शी सेड लीव इट सूफी, छोड़ो सूफी, बहुत हुआ, मुझे अब पुरानी चीज़ों के बारे में और कुछ याद नहीं करना। सो यहाँ पे लाइक इस तरह से स्टोरी के बीच में उनका डायलॉग इंटरव्यू जो है, फॉर्मल नहीं है लेकिन इस तरह से नॉर्मल इंटरव्यू, नॉर्मल बातचीत जो है वो रिकॉर्ड करी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और डायलॉग दिए गए हैं बुक के बीच में से ही। जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस ऑफ सुषमा, ये जो सेंटेंस है, आई इनिशियली रिफ्यूज दैट आई हैड नो चॉइस, वाई आर यू सेइंग दैट आई हैड कम टू फार, आई कुड नॉट रिटर्न होम। इस डायलॉग से, आई हैड कम टू फार, मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ और अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, इस डायलॉग से हमारे चैप्टर का टाइटल जो है वो लिया गया है। सूफी बार बार सुषमा को ये बोलते हैं कि ये सूफी को बार बार लगता है कि क्या पता सुषमा सच बोल रही है या नहीं। वो बोलती है कि वो हैदराबाद से है, बट ही इज़ नॉट कन्विंस्ड, बेंगलोर से है, बट ही इज़ नॉट कन्विंस्ड कि वो वाकई बेंगलोर से है, बिकॉज वो बहुत फ्लुएंट हिंदी बोलती है। एंड यूजुअली पीपल फ्रॉम द साउथ इंडिया, दे आर नॉट एबल टू स्पीक हिंदी वेरी वेल, सो दैट्स वाई ही डाउट्स ऑन हर कि जो, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी बुक में रिकॉर्ड करी हैं। सो उन्होंने सुषमा के रूम के बारे में भी एक बहुत लंबा रिकॉर्ड दिया है कि कैसे रूम की छत टीन की है और प्लास्टिक की प्लेटें, एल्यूमिनियम के बाउल जो हैं और चावलों का भरा हुआ आधा जार जो है बर्तन, वो वहाँ पे रखे हैं, और कितनी बुरी हालत में वो वहाँ पे रह रही हैं। बॉक्स जितना रूम है, सीढ़ियों के नीचे एक आदमी वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसे रूम में वो सोती हैं। और इवन उन्होंने बीच में फ़ोटोज़ भी ऐड करी है जिसमें सुषमा जो है, उनकी पीठ जो है वो कैमरा की तरफ है और वो बर्तन धो रही हैं। So all these details make it a very good biography, a very good book. सो ऑथर जो है वो बहुत क्यूरियस है, यानी कि उत्सुक है सुषमा की लव लाइफ के बारे में कि क्या कभी उन्हें मतलब लव हुआ या नहीं। तो शी टॉक्स अबाउट प्रेम कुमार जो करोल बाग में पेंटर थे, एंड देन हिज जेनरोसिटी कि उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी उनके साथ रहने के लिए और वो मेरठ के कबाड़ी बाज़ार शिफ्ट हो गए, बट ही डाइड, और शी क्रीमेटेड हिम, उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया एक फ्रेंड की हेल्प से। हालांकि सूफी इस चीज़ से कन्विंस नहीं हुए थे, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ऑब्जर्व हर वर्क, वो उनको काम करते हुए भी देखा कि वो सुबह 3 बजे उठ के कस्टमर्स का वेट करती हैं और कई बार उन्हें कोई कस्टमर नहीं मिलता, बिकॉज उस टाइम रात की शिफ्ट ख़त्म करके जो लोअर क्लास वर्कर्स होते हैं वो अपने घर वापस जा रहे होते हैं, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन शी गोज़ फॉर हर बिजनेस। सूफी को बुरा भी लगता है जब उन्हें कोई कस्टमर नहीं मिलता। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है इस चैप्टर के बीच में कि वो सुजान सिंह पार्क जो है दिल्ली का पॉश एरिया, यानी कि जहाँ पे रिच लोग रहते हैं, उस तरह का जो अपस्केल नेबरहुड है, वहाँ पे वो एक पार्टी में जाते हैं। तो उसके बाद पार्टी में वो बिल्कुल अलग दुनिया को देखते हैं और उनका वापस उस कोठे पे जाने का मन नहीं होता, बट स्टिल वो दोबारा से वहाँ पे वापस जाते हैं और वो बैकग्राउंड जो है वो कंपेयर करते हैं कि इस कोठे का बैकग्राउंड और वो साउथ दिल्ली वाले एरिया का जहाँ पे वो थे, वो बैकग्राउंड कितना डिफरेंट है। वो उसे अपनी मदर की एक शॉल गिफ्ट करते हैं, एंड जो कि वो चुपचाप रख लेती हैं, और वो साउंड वगैरह के बारे में कि आसपास के मंदिर और मस्जिद की आवाज़ वहाँ पे आ रही होती है, मच्छर कितने हैं, ये सॉरी आई एम नॉट सेइंग मच्छर, सॉरी दैट्स मिस्टेक, मॉस्क, सॉरी। सो मॉस्क जो है वहाँ पे, एंड कितना पुअर एरिया है, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे बात की गई है।
इन एडिशन टू सुषमा, सूफी जो है वो साबिर भाई का भी इंटरव्यू लेते हैं। साबिर भाई जो उनका मैनेजर है वहाँ पे, और वो बोलते हैं कि ये जू है, ये तो बिल्कुल ये जो कोठा है ये बिल्कुल जू है, और यहाँ पे सारे जानवर ही रहते हैं, मतलब ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं एक दूसरे से, और वो कितना अपने जो इनकम है उसका कितना परसेंट, कितना शेयर वो साबिर भाई को देती हैं अपने रहने सहने के लिए। So he talked about all those details in that chapter. नाउ वी कम टू द नैरेटिव स्टाइल। ये तो चैप्टर की समरी वगैरह जो भी डिटेल्स थी वो सब हो गई। नैरेटिव स्टाइल की बुक में क्या नैरेटिव है एक्चुअल में, उस चीज़ के बारे में। जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनका फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है, अकाउंट है, वो दिया गया है। इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, लास्ट सेमेस्टर में जब मैंने आपको लैंग्वेज टू लिटरेचर के पेपर पढ़ाया था, देन we talked about in the drama unit, understanding drama. In that unit we talked about the first person narrative, the second person narrative. So अगर आपको वो याद है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नैरेटिव, तो आपको इजीली पता होगा कि फर्स्ट हैंड अकाउंट का मतलब क्या है। इसका मतलब कि जैसा डायलॉग उन्होंने बोला वैसा ही लिखा है। लेट्स हैव अ लुक, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे कि ये यहाँ पर डायलॉग है, डिड यू रिटर्न, पापा रिफ्यूज टू सी मी। सो इस डायलॉग को ये फर्स्ट पर्सन में है, क्योंकि जैसे सूफी ने पूछा क्या तुम वापस गई, आगे से फर्स्ट पर्सन में नहीं, पापा ने मुझे देखने से मना कर दिया। दोनों वॉइस फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन कैसे होती, डिड ही आस्क मी डिड यू रिटर्न, उसने मुझसे पूछा क्या तुम वापस गई, पापा रिफ्यूज टू सी मी, शी रिप्लाइड पापा रिफ्यूज टू सी मी, उसने जवाब दिया कि पापा ने मुझे देखने से मना कर दिया था। सो ये दो सेकंड पर्सन नैरेटिव जहाँ पे आप दूसरे इंसान के बारे में बात करें। शी रिप्लाइड पापा रिफ्यूज टू सी हर, उसने कहा कि पापा ने उसे मिलने से मना कर दिया। डैड पापा रिफ्यूज टू सी मी, ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन नैरेटिव। सो सेम यहाँ पे नैरेटिव के बीच में फर्स्ट हैंड जो नैरेशन है, फर्स्ट हैंड अकाउंट जो है वो दिया गया है आपको मोस्ट ऑफ द डिटेल्स के बीच में। एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत सारे जो लोगों को सेंसिटिव लग सकते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो सेम एज इट इज़ यूज़ की गई है। अगर वो गाली दी गई है तो वो गाली, बास्टर्ड, बास्टर्ड, ब्लडी, वट एवर इज द एब्यूसिव वर्ड और कर्स इज देयर, दे हैव यूज्ड द सेम। देन अनदर इम्पॉर्टेंट डिटेल इज कि किस ऑनेस्टी से सूफी ने अपनी फीलिंग्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। उन्होंने डिटेल्स दी कि शी इज़ अ सेक्स वर्कर, हर रेट इज़ 150 रुपीज़, आफ्टर बार्गेन इट कैन कम डाउन टू 120 रुपीज़, अ स्मार्ट कस्टमर कैन ब्रिंग इट डाउन टू फर्दर टू 100 रुपीज़। ये डिटेल यूजुअली लोग इस चीज़ डिटेल को छुपाना चाहेंगे कि तुम ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनका कीमत जो है 150 रुपये है, और वो भी 120 कर दिए और फिर 100 भी हो जाती है। एंड ही माइट हैव फेल्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर, और वो छुपा सकते थे ये डिटेल कि वो 150 बोलने की जगह 500 बोल सकते थे कि रीडर को अच्छा लगेगा कि 500 लिखा है, इतना सस्ता दिखा रहे हैं वो। बट ही केप्ट इट ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, एंड जो उन्होंने देखा वहाँ पर वही उन्होंने मेंशन किया। उसके बाद उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन और दिया बीच में कि वो जो है सुषमा को चाय पीते, सुमायरा जो है उनको चाय पीते हुए देखते हैं, एंड ही फेल्ट कि उसके हाथ गंदे हैं और वो उन्हें टच नहीं कर सकता, वो चाय पी रही है, उनका फेस ग्रीसी लग रहा है, कपड़े बिना धुले हुए हैं, नाखून जो है वो गंदगी से हरे हो चुके हैं, एंड शी स्मेल्स वेरी बैड कि जैसे कितने दिनों से नहाई नहीं है, और उन्हें वो देखकर बिल्कुल घिन आती है, बुरा फील होता है, और वो दोबारा वहाँ पे वापस नहीं आना चाहते बिल्कुल भी। सूफी अगर चाहते तो वो अपनी ये सारी चीज़ें छुपा सकते थे कि मैंने क्या फील किया वहाँ पर। वो कह सकते थे कि मुझे बहुत तरस आया उसके नाखून देखकर, मुझे बहुत बुरा लगा उसकी हालत देखकर, मैं उसकी हेल्प करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाया। उन्होंने ऐसा कोई भी फेक डिटेल्स या फेक कुछ भी एनालिसिस वहाँ पर नहीं दिया, एंड ही गेव द ऑनेस्ट ओपिनियन वट एवर ही वॉज फीलिंग, दैट इज द हाईलाइट ऑफ हिज राइटिंग। ये उनकी राइटिंग का जो है हाईलाइट है। उसके बाद ही टॉक्ड अबाउट दिस कि जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए। यूजुअली वो अपने इमोशंस को साइड पे रखते हैं, बट ही वॉज गिविंग द कमेंट्री। उन्होंने अपने इमोशंस को साइड पे नहीं रखा, उन्होंने कमेंट्री में, कमेंट्स में, यानी कि उनके इंटरव्यू के साथ साथ जो वो अपनी फीलिंग्स थी वो भी वो शेयर कर रहे थे।
सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल कि वो 3 बजे सुबह कस्टमर का वेट करते हैं और जब उन्हें बिल्कुल एक भी कस्टमर नहीं मिलता तो उन्हें बुरा भी लगता है कि आज इसको कोई भी कस्टमर नहीं मिला. सो ही ऑल्सो मैंशंस अबाउट दैट इन हिज बुक. सो समिंग अप, फर्स्ट चैप्टर में ये जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट कमला दास का था, दूसरा ऑस्टिन सूफी का है. इसको सम अप करते हुए नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे वो उनकी डेली लाइफ के बारे में, कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी जीती हैं, सब्जी खरीदती हैं, खाना बनाती हैं, पैसा कमाती हैं, पैसा कैसे खर्च करती हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बात करी, अपने व्यूज़ दिए, लेकिन इस तरह से जजमेंट नहीं, मॉरल जजमेंट नहीं किए सही है या गलत है, इस तरह से उन्होंने बुक में कुछ भी मेंशन नहीं किया है. और उसके बाद उन्होंने एज अ ऑथर जो ये डॉक्यूमेंटेशन है उन्होंने, वो अपनी फीलिंग्स का, इंटरव्यूज़ का, इसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जो उन्होंने उस टेक्स्ट के बीच में ऐड करी है. देन अगेन हेयर आर सम ऑफ द वोकैबलरी क्वेश्चंस, लाइक सॉरी वोकैबलरी इज गिवन हेयर, सो ग्लॉसरी दी हुई है, कुछ वर्ड्स जो अगर आपको ना समझ आए तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं. आई ओनली मेंशन द सॉलिसिट कस्टमर्स बिकॉज बाकी तो यू कैन अंडरस्टैंड. सॉलिसिट कस्टमर का मतलब वो लोग जो एज अ प्रोस्टिट्यूट सर्विस देते हैं, जो एज अ प्रोस्टिट्यूट सेक्स वर्कर काम करते हैं. नाउ हेयर इज क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस आर गिवन हेयर. पहला, आप सुषमा की लाइफ का ब्रीफ अकाउंट दीजिए अपने वर्ड्स में लिखकर. सेकेंड, आप 2 ऐसे फीचर्स बताइए जो सूफी की राइटिंग के अलग हैं, कमला दास की राइटिंग से या बाकी राइटर्स की राइटिंग से, जो सूफी के 2 फीचर्स अलग हैं. सो आई गिव यू ब्रीफ हिंट. सुषमा की लाइफ के बारे में तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि सुषमा जो है वो सेक्स वर्कर है और वो इतने रुपए कमाती हैं और वो राइटर की इस तरह से इसमें दोस्त बनी हुई है, वो इन लोगों के साथ रहती हैं. दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन गिव एज मच डिटेल्स एज यू वांट, बट मेक श्योर कि आप सही डिटेल्स दें. उसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, सूफी की राइटिंग, पहला ऑनेस्टी, उन्होंने सही सही अकाउंट दिया. दूसरा, उन्होंने इंटरव्यू और अपनी जो कमेंट्री है, अपनी फीलिंग्स, उसको कमेंट्री में, और उसके अलावा फोटोग्राफ्स, इन तीनों चीज़ों को उन्होंने मिक्स करके एक जो बुक है, एक बायोग्राफी जो है वो क्रिएट करी है. सो ये दोनों उनकी राइटिंग के जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. तीसरा हो सकता है कि उन्होंने लैंग्वेज को फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा है, एज इट इज़ रहने दिया है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये कुछ 2-3 फीचर्स जो हैं ये मैंने आपको मेंशन करे हैं. इसके अलावा आप जितने भी फीचर्स ढूंढ सकें, दैट्स वेरी वेल, एंड यू कैन ऑल्सो लेट अस नो इन टू द कमेंट सेक्शन. आप हमें भी बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा कौन सा फीचर उनका मिला है. सो now the remaining 2 parts, the about the Kishle Bhattacharya, Back to Where I Never Belonged, and the last one about the about Steve Jobs. इन दोनों पार्ट्स को मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करूँगी. आई गो ब्रीफली अबाउट दैट बिकॉज मेन है कि आपको समझ आना चाहिए. सो अब तक कमला दास के बारे में और ऑस्टिन सूफी के बारे में पढ़ के आपको ये समझ आ चुका होगा कि पीडीएफ के बीच में आपको कैसे पढ़ना है, ढूंढना क्या है. सो आई विल नॉट स्ट्रेच द वीडियो एंड आई विल जस्ट ब्रीफली कवर ऑल द डिटेल्स. सो किशले भट्टाचार्य जो है वो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनडीटीवी में काम करते थे और वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और एकेडमिक में भी हैं, यानी कि पेपर्स वगैरह भी पब्लिश करते हैं और ऑथर भी हैं. और उन्होंने एक आर्ट ईस्ट करके एनुअल फेस्टिवल वो करते हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट की ज़िंदगी के बारे में, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न आसाम, मिजोरम, इम्फाल जो एरिया है उन लोगों की लाइफ के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है. रीच आउट फाउंडेशन जो है, जो नॉर्थ ईस्ट लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप, जैसे कि वो लोग नॉन वेज ही खाते हैं, वो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, या जो भी असम के लोगों के बारे में या बाकी लोगों के बारे में जो भी मिस इंटरप्रिटेशंस या हाउ टू से स्टीरियोटाइप्स जो भी लोगों के दिमाग में बने होते हैं, उन सब से लड़ने के लिए उन्होंने ये फाउंडेशन बनाई है, रीच आउट फाउंडेशन. सो ही वॉज बॉर्न इन गुवाहाटी और उनकी एजुकेशन शिलोंग में हुई थी. लेकिन उनको 17 साल नॉर्थ ईस्ट से दूर रहना पड़ा 1996 से लेकर 2013 तक, बिकॉज वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली ट्राइबल एरिया है. सो जो ट्राइब के लोग हैं वो बाहर के लोग, लाइक बंगालीज और नॉर्थ इंडियन पीपल और एनी अदर पीपल, दे डू नॉट एक्सेप्ट देम. वो उन लोगों को ईजिली अपने बीच में एक्सेप्ट नहीं करते हैं. द सेम वे नॉर्थ इंडियन पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, नॉर्थ इंडियन पीपल डू नॉट एक्सेप्ट द East Indian people, North Eastern people. We do not accept North Eastern. South Indian people have biases against North Indian people. North Indian people do not very much like South Indian people. Western Indian part, from like people from Western Indian part, they do not like people from the Southern or the Eastern Indian part. We make fun of them.
So the same thing was there, but kuch like criminal activities or illegal activities were happening, like some fights were happening, unrest was there, insurgency was there, conflict was there. So राइटर को अपना वहाँ से अपना शहर छोड़कर दिल्ली आकर रहना पड़ा था। एंड अब जब वो वापस जाते हैं इतने सालों बाद, 2013 में जब वो वापस जाते हैं, तब वो अपना एक्सपीरियंस कि उनको वहाँ पे कैसा फील होता है, वो एक्सपीरियंस वो इसमें मेंशन करते हैं। ये उनकी बुक्स जो है नीचे लिखी गई है, चे इन पावना बाजार, टेल्स ऑफ एग्जाइल एंड बिलोंगिंग्स फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, 2013 में पब्लिश हुई। ब्लड ऑन माई हैंड्स, कन्फेशन ऑफ स्टेज एनकाउंटर्स 2015, एन अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन, अ होस्टेज क्राइसिस, आदिवासी रेजिस्टेंस एंड द नक्सल मूवमेंट 2017। सो किशले की जो बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, ये ली गई है 2005 में, उन्होंने बुक पब्लिश करी थी, फर्स्ट प्रूफ द पेंगुइन बुक ऑफ न्यू राइटिंग फ्रॉम इंडिया। इस बुक के बीच में एक चैप्टर है, अगेन पूरी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ एक चैप्टर, बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, उस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे उनके अवार्ड्स के बारे में बात करी गई कि उनको एज अ जर्नलिस्ट कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। सो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, जिन लोगों को नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वहाँ पे 238 से ज़्यादा एथनिक इंडिजीनियस ग्रुप हैं, यानी कि ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप हैं। आप उन्हें कास्ट कह, एक तरह से कास्ट नहीं कह सकते, बट एक तरह से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कास्ट एंड ट्राइब में फ़र्क होता है। किसी भी कास्ट का आदमी कहीं भी जाके रह सकता है, लेकिन वो लोग शादी अपनी कास्ट के लोगों में ही करते हैं, और फेस्टिवल अपनी कास्ट के लोगों के साथ ही मनाते हैं, खाना पीना उनके साथ ही मनाते हैं, एंड सेम कास्ट के लोग सेम चीज़ें फॉलो करते हैं। बट ट्राइब में क्या होता है कि एक ट्राइब के लोग यूजुअली एक ही एरिया में रहना पसंद करते हैं। वो अपने एरिया में ना तो बाहर के लोगों का आना पसंद करते, और ना तो वो बाहर जाकर अलग से रहना पसंद करते हैं। सो अगर आप अपना ट्राइब छोड़ के चले गए, तो दैट मीन्स कि आप अपना एरिया छोड़कर भी चले गए हैं। तो इसी तरह से 238 अलग अलग ट्राइब्स वहाँ पर रहती हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर रहते हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे यूजुअली जो बड़ी ट्राइब्स हैं वो अपना एरिया कवर करना चाहती हैं, अपनी गवर्नमेंट चाहती हैं, एंड दे डू नॉट ईजिली एक्सेप्ट टूरिस्ट। आप एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जा सकते हो, बट दे विल नॉट लेट यू डू अ जॉब देयर, they will not let you buy a house there, because they think that you are an outsider. So that is what writer has addressed. आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि कैसे कब कौन सा स्टेट, आसाम एंड नागालैंड एंड मेघालय और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अलग अलग बने, कौन से ईयर में, बांग्लादेश की क्या पॉलिटिक्स है जो वहाँ पे होती है, एंड मणिपुर में गोरखास वगैरह जो हैं उनकी लिविंग स्टाइल कैसे हैं। सो ऑल दीज स्टूडेंट यूनियन के राइट्स एंड एवरीथिंग यू कैन read about that if you want, if you are not aware of it. I'll not cover it so much in detail. We will directly go to the text. Back to where I never belonged. So introduction. नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ईजिली एक्सेप्टेबल नहीं है। सो राइटर अपना अकाउंट देते हैं कि किस तरह से उनको यंग एज में उन्हीं के जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहने लगा, उन्होंने बोला कि तू जल्दी निकल जा यहाँ से, तू यहाँ का नहीं है, तुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। एंड जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वहाँ पे, ऑल द रिलीजियस ग्रुप जितने भी हैं, दे पीपल केप्ट साइलेंट। जब वहाँ पे दंगे हुए, लड़ाइयाँ हुई, लोगों के मास मर्डर्स हुए, सो लोगों ने साइलेंस रखा, उन्होंने वो चीज़ या तो एक्सेप्ट कर ली और या उसके खिलाफ कुछ आवाज़ नहीं उठाई, अपने मन में ही रखा। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम राइटर वहाँ पे वापस जाते हैं और वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनका घर हुआ करता था, स्कूल हुआ करता था, उन सब चीज़ों के बारे में वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और वो उन लोगों से मिलने का अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो लोग अब जिन लोग राइटर तो वहाँ से आ गया था, लेकिन जो लोग वहाँ से नहीं आए उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि हम तो यहीं पर ही रहना है जो भी होगा, और वो लोग आज क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस कि किस तरह से दिखाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, और वहाँ पे सब कुछ नेचर इतनी अच्छी है, बट इन रियलिटी द एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड फॉर द राइटर। क्रिटिकल कमेंट्री, यानी कि ये बुक की कमेंट्री नहीं है, ये जो जिन्होंने ये PDF प्रिपेयर करी है, जिन्होंने ये लिखा है टेक्स्ट, उनकी कमेंट्री, उनके क्रिटिकल व्यूज़ हैं जो इस टेक्स्ट के ऊपर किए गए हैं, इस टेक्स्ट के ऊपर लिखे गए हैं।
सो राइटर जो है वो 15 साल बाद यानी कि 1990 के अराउंड उन्होंने शिलोंग छोड़ा था, और उसके 15 साल बाद वो एज अ जर्नलिस्ट वापस जाते हैं और उनको वहाँ पे जाके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो उनको सडनली याद आता है कि किस तरह से लोकल गैंग ने उनको बोला था कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम ट्राइबल नहीं हो, और वो आज भी लोगों के बीच में वही सब चीज़ें फील करते हैं। हालांकि लाइक सीनरी बदल गई है, आसपास के एरिया बदल गया है, बट लोगों में आज भी वही लाइक जो हाउ टू से हॉस्टिलिटी जो है लोगों के अंदर वो आज भी वैसी ही है। सो ही ऑल्सो डिस्कसेस कि उनके फ्रेंड्स जो दिल्ली और बॉम्बे में रहने वाले हैं वो वेस्टर्न म्यूज़िक के फ़ैन हैं। सो शिलोंग में उन्होंने हमेशा यही बताया अपने दोस्तों को कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक का फ्रेंड हूँ, क्योंकि शिलोंग में शिलोंग को बोला जाता है इंडियाज़ रॉक म्यूज़िक कैपिटल। तो उन्होंने भी बाहर जाके, तो दिस इज़ टू शो कि जो उनके साथ शिलोंग में हुआ उसका इम्पैक्ट कभी भी उनकी लाइफ से गया नहीं, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी वैसी ही बन गई। जैसे उनको लगता था कि वो फेमस गोल्फ क्लब जो हैं वहाँ पे जाने वाले हैं, बिकॉज शिलोंग में वो ऐसा ही करते थे और उन्हें लगता था कि हाँ मैं भी वहाँ पे जाता था। सो ऑल दोज डिटेल्स कि बाहर की दुनिया में जाकर, शिलोंग से बाहर निकल कर भी उन्होंने ऐसे ही बिहेव किया कि हाँ मैं शिलोंग का एक पार्ट हूँ और मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं आया हूँ। दैट इज़ वॉट ही वॉज ट्राइंग टू शो, बट रियलिटी ही नोज दैट रियलिटी अपोजिट है। एक्चुअल में उन्हें कभी भी नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट किया ही नहीं गया। सो उनके जो नॉन ट्राइबल फ्रेंड जो रह गए थे पीछे, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है और वो किस तरह से एज अ आउटसाइडर उन्हें ट्रीट किया जाता है, सो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। और so you can read this all these details if you want. Some of the paragraphs are written from the original textbook, जैसे कि ये पैराग्राफ जो है पेज 41-42 से लिया गया है। उसके बाद उन्होंने नेली मैसेकर जो है उसको याद किया, जो 1983 में हुआ था, कि वो हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया था और आज भी वो उनके दिमाग में वो सारी इमेजेस बिल्कुल क्लियर हैं। उन्हें लगा कि वो जब वहाँ पे वो घूम रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल फॉरेनर जैसा लगा कि ये जो जगह जो उनकी हुआ करती थी, जो उनका घर खुद का हुआ करता था, ये आज भी उनका घर नहीं है। इतने साल वापस आने के बाद भी उनका घर नहीं है। एंड ही टॉक्स अबाउट द पॉलिटिक्स कि आज भी पॉलिटिक्स के बीच में ऐसे ही मुद्दे उठाए जाते हैं कि हम आपको ज़्यादा राइट देंगे, हम इस ट्राइब को ज़्यादा राइट देंगे। एंड देन ही मेंशंस कि वो अपने पुराने जानने वाले लोगों से मिलकर भी उनको कैसे बुरा ही लगा, और बिकॉज ही गेट टू नो कि जो फेमस चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वो दोस्त के लिए एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे कि वो चाइनीज़ लोग भी नहीं चलाते, उसे तिब्बतन लोग चलाते हैं जिन्होंने अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर लिया था। सो कन्वर्जन जो है वो ट्राइबल लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्राइबल पीपल डू नॉट वांट टू लूज देयर कम्युनिटी। अगर लोग कन्वर्ट कर लेंगे और या फिर वो लोगों को कन्वर्ट करते देखेंगे कि वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में या किसी और चीज़ में, तो उनकी ट्राइब के लोगों के उस पर भी असर पड़ेगा। एंड दे डू नॉट वांट दैट, सो दे वांट टू हैव अ क्लोज्ड कम्युनिटी। सो इन सब चीज़ों के बारे में ही डिस्कसेस एंड ही टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट देर आर सम प्रॉब्लम्स, सम लूप होल्स उनकी स्टोरी के बीच में। सो ऑथर जो हैं वो जहाँ पे स्कूल है उनका, जहाँ कॉलेज है, 1990 में छोड़कर वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि लोग वहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। 15 साल बाद वो वहाँ पे वापस आते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की उन्होंने 15 साल की कोई ज़्यादा डिटेल्स मेंशन नहीं करी। वो सिर्फ मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं अपनी, और उनकी मेमोरीज़ जो है बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, कि वहाँ पर जहाँ का मैं कभी अपना था ही नहीं। इस टाइटल से उनकी मेमोरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, लाइक टाइटल सूट करता है उनकी इस चीज़ को, इस मेमोरीज को। सो नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन आंसर पार्ट। लाइक first, there are not so much detail in there. If you want to read, you'll easily understand, but the focus is दो पहले जो हम ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं, उन पार्ट्स को देख के आपको खुद से समझ आ जाना चाहिए कि आप इन पैराग्राफ्स के बीच में ढूंढ क्या रहे हैं, पढ़ना क्या है, आपको कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें, ये सब आपको अब तक आ जाना चाहिए यूनिट 1 के बीच में। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन कि द ऑथर uses many words to express his feelings about Shillong such as homelessness, fugitive and non-local. So ये सारे वर्ड यूज़ किए गए हैं ये दिखाने के लिए, अपनी फीलिंग दिखाने के लिए कि वो शिलोंग में
उनको वेलकम नहीं किया गया या फिर उनको अपना नहीं समझा गया। आप एक लिस्ट बनाइए बाकी वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं। सो यू कैन रीड एंड यू कैन फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो इनसे मिलते जुलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दूसरा, डिस्कस कीजिए कि आर्टिकल का जो टाइटल है उसके रेफरेंस में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था कि बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग्ड, ये टाइटल दिस टाइटल इज़ वेरी सूटेबल फॉर दिस पैराग्राफ, लेकिन आपको रीजंस देने हैं। तो आप ऐसे रीज़न दे सकते हैं कि राइटर तब भी एक्सेप्टेड नहीं थे और आज 15 साल बाद भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको आज भी ऐसा ही एलियन फील, फॉरेनर फील हो रहा है सोसाइटी में। आप पैराग्राफ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे उनको ऐसा फील हुआ है। सो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ट्राई टू राइट योर ओन आंसर्स। ओके, सो यहाँ पे स्टडी नोट्स के बीच में इस आर्टिकल या इस चैप्टर के बीच में, आई विल नॉट से आर्टिकल, इस चैप्टर के बीच में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स या टर्म्स यूज़ की गई हैं, जैसे कि नॉन ट्राइबल। सो जिन्हें नहीं पता दे कैन रीड कि ऐसी ट्राइब्स जो मेघालय से बाहर की हैं या फिर लोग जो मेघालय से बाहर के हैं, जैसे कि बंगाली या पंजाबी या कश्मीरी या फिर राजस्थानी, वो सब लोग वहाँ पे नॉन ट्राइबल हैं। पैड्रेज इन देयर कैसॉक्स, सो क्रिश्चियन प्रीस्ट इन लॉन्ग लूज रोब्स, यानी कि एज वो क्रिश्चियन पंडित यानी कि प्रीस्ट, फादर जिन्हें हम बोलते हैं, वो अपने लंबे लंबे जो ढीले ढीले रोब जो उनके कपड़े होते हैं उसके बीच में। मगिंग, किसी के साथ अटैक करना किसी के ऊपर या लूटना किसी को। बॉब मार्ली फेमस म्यूजिशियन है। हेरिटेज गोल्फ क्लब फेमस क्लब है। टेबू मीन्स ऐसी चीज़ जो यूजुअली मना है, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काट जाना, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप शुभ काम नहीं करते, दैट इज़ अ टेबू। ठीक है, सो कोई छींक दे तो आप कोई काम शुरू नहीं करते, दैट इज़ अ टेबू। सो इसी तरह से टेबू जो कस्टम, ऐसा रिवाज है कि ऐसा नहीं करते। सो बेडफोर्ड बसेस, ये ब्लू एंड येलो बसेस जो जनरल मोटर्स ने बनाई थी। शिलोंग में वैसी बसेस बहुत फेमस हैं, जिस तरह से दिल्ली में ग्रीन एंड रेड बसेस ज़्यादा फेमस हैं, उसी तरह से ब्लू एंड येलो बसेस। ऑटो पायलट मोड वी ऑल नो कि बट यहाँ पे उसका लिटरेरी मीनिंग है, सो बिना कॉन्शियसनेस की चीज़ें करना, आपके दिमाग में लाइक समटाइम्स यू सेट एंड आप किसी की तरफ घूर रहे होते हो, लेकिन एक्चुअल में आप सोच रहे होते हो और सामने वाले को लग रहा है कि आप उनकी तरफ घूर रहे हो। सो दैट इज़ लाइक यू आर इन ऑटो पायलट मोड, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। रेट्रो खासी डिज़ाइंस, सो खासी ट्राइब जो मेघालय की है, उनका जो अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में जो उनका पास्ट है वहाँ से डिज़ाइंस जो हैं। सर्विसेज, अ नैरो क्रैक और स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ अ रॉक, किसी चट्टान के ऊपर हल्का सा या बहुत भिचा भिचा सा एक क्रैक जो है या सरफेस जो अगर स्पेस बनी हुई है, दैट इज सर्विसेज या क्रेविसेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। सो student politics was fashionable in India's northeast. In Assam, they wrested power. In Meghalaya, they threw the state out of gear. Could be reference to the AASU, All Assam Students Union, that played an active role in 6-year Assam movement against illegal immigrants. In 1986, the Khasi Students Union launched an anti-foreigner agitation in Meghalaya. So ये लाइन जो है ये उन स्टूडेंट यूनियन यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बारे में है, जिन्होंने 6 साल तक मेघालय में लाइक मूवमेंट चलाया था और खासी स्टूडेंट यूनियन ने मूवमेंट चलाया था। नागा सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, यानी कि स्टेट ऑफ नागालैंड की आइडियोलॉजी कि वो उनका फुल इंडिपेंडेंस अपनी खुद की होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई गवर्नमेंट रूल या अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, या फिर मिनिमम अथॉरिटी होनी चाहिए। मिज़ोरम कब बना, त्रिपुरा, उसके बारे में डिटेल्स है। चिकन नेक कनेक्टिंग इंडिया टू नॉर्थ बंगाल टू दिस रीजन। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, यानी कि जो हाईवे सिलीगुड़ी से लेकर बनाया गया है, 22 किलोमीटर का वाइड एंड 60 किलोमीटर लॉन्ग एक एरिया है जो बाकी के इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से, अगर आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि बिल्कुल बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट एंड बाकी इंडिया जो है, इनको कनेक्ट करने के लिए बीच में बिल्कुल छोटा सा एरिया है जो 22 किलोमीटर बड़ा और 60 किलोमीटर चौड़ा है, उसको चिकन नेक कनेक्टिंग इंडिया टू नॉर्थ बंगाल रीजन बोला गया। शोविनिज्म इज किसी एक कॉज का, एक बात का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। देन द नेम ऑफ द ट्राइब्स, बोडोज, मिसिंग्स, कार्बीज, तीवास एंड दिमासास। और देन नेले मैसेकर जो असम में हुआ था, HK रेस्टोरेंट, हांगकांग रेस्टोरेंट,
अजीनोमोटो जो है ट्रेड नेम फॉर मोनोसोडियम गल्टामेट, अ सीजनिंग एडेड टू मैनी चाइनीज डिशेज। सो बहुत सारी चाइनीज डिशेज में ऐड किए जाने वाली एक तरह की सीजनिंग, एक तरह की लाइक सॉस या कुछ मसाला है। मणिपुर वॉज सीथिंग मीन्स मणिपुर जो है वो कब इंडिया का पार्ट बना, उस चीज़ के बारे में बात की गई है। So this was the third part. Now we are on the fourth part and the last part of the chapter 1. I'll not stretch this any further. In very like few words I'll describe this. वॉल्टर आइजैक्सन ने स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में लिखा है। देन पहले थोड़ा सा आपको वॉल्टर स्टीव जॉब्स के कामों के बारे में बताया गया, उनकी एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट इज स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। राइटर के बारे में वॉल्टर आइजैक्सन जो है वो हिस्टोरियन है, जर्नलिस्ट है, ऑथर है, एकेडमिक है, सीईओ रह चुके हैं, CNN न्यूज़ चैनल है, टाइम्स मैगजीन के एडिटर रह चुके हैं। उन्होंने ये बुक लिखी है बायोग्राफीज, यानी कि किसी और की ज़िंदगी के बारे में कहानी जो उन्होंने पूरी लिखी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ 2003 में पब्लिश हुई। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर हिज लाइफ एंड द यूनिवर्स 2007 में पब्लिश हुई। और उन्होंने स्टीव जॉब्स के ऊपर भी अपनी जो कहानी जो है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी वो उन्होंने पूरी लिखी है। आप राइटर के बारे में बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेट्स मूव टू द स्टडी गाइड। सो अटारी एंड इंडिया, जेन एंड द आर्ट ऑफ गेम डिज़ाइन। सो जो उनके रिलीजियस व्यू हैं स्टीव जॉब्स के, उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर यूजुअली बात करी है। अगर आपको मेरा पहली वीडियो याद हो तो आपके माइंड में रहेगा कि हर बायोग्राफी लिखने का एक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, फॉर एग्जांपल आप सचिन तेंदुलकर के लाइफ के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट MS धोनी। आप MS धोनी की बायोग्राफी अगर आप लिख रहे हैं तो आप उनकी लव स्टोरी के पर्सपेक्टिव से भी उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में लिख सकते हैं, और आप उनके क्रिकेट में कैप्टन बनने के पर्सपेक्टिव से भी पूरी ज़िंदगी के बारे में उनके लिख सकते हैं, और आप उनका एज अ बिहारी कि वो बिहार के पर्सन है इस पर्सपेक्टिव से भी आप उनकी लाइफ के बारे में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। सो द सिमिलर थिंग वॉज डन हेयर। यू विल रीड दिस ऑन योर ओन। आप ये फोर्थ वाला आप अपने आप पढ़ेंगे। And if you will face any problem, the PDF you can download from the SL website. If you face any problem and if you think that you are stuck on something, then you can ask me a question in the comment section, because it will not be appropriate कि पूरा जो है हर पार्ट जो है वो आप इतनी ही डिटेल में लाइक आप YouTube से पढ़ कर ही देखें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी अगर आप एक पार्ट खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम्स, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पार्ट. So I'll cover this question answer. Write a few lines about Jobs experience in India. So आप स्टीव जॉब का इंडिया में क्या एक्सपीरियंस है ये माइंड में रखते हुए आप ऊपर वाले पैराग्राफ पढ़ेंगे। एंड बेस्ड ऑन दिस चैप्टर प्रिपेयर अ कैरेक्टर स्केच ऑफ स्टीव जॉब। सो आपको स्टीव जॉब का कैरेक्टर स्केच लिखना है कि उनका कैरेक्टर कैसा था, कब वो पढ़े, कब उनकी एजुकेशन हुई, क्या क्या उनकी रिलीजियस फिलॉसफी थी, उनका इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा था, उनका वर्क प्रोफेशन कैसा था, ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिखेंगे। The final conclusion is about all the 4 chapters which we have read. जो कमला दास का माई स्टोरी का पार्ट हमने पढ़ा है, ऑस्टिन सूफी का नोबडी कैन लव यू का पार्ट जो हमने पढ़ा है, किशले भट्टाचार्य का बैक टू वेयर आई नेवर बिलोंग जो हमने पढ़ा है, एंड स्टीव जॉब्स का जो हमने यहाँ पे पार्ट पढ़ा है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको एक फाइनल कंक्लूजन दिया हुआ है। सेम पॉइंट्स यहाँ पे काइंड ऑफ रिपीट किए गए हैं, सो आई विल नॉट गो थ्रू दैट, बट इट विल हेल्प यू कि ओवरऑल पिक्चर जो है वो ये है कि किस तरह से अलग अलग राइटर्स जो हैं उन्होंने अलग अलग टेक्निक यूज़ करी है सेम लाइफ नैरेटिव दिखाने की। कमला दास ने अपनी लाइफ के बारे में बात करी है, किशले भट्टाचार्य जी ने जो अपनी एक मेमोरी के बारे में बात करी है, ऑस्टिन सूफी ने, मयंक ऑस्टिन सूफी ने किसी और लाइक सुषमा जो एक प्रोस्टिट्यूट हैं जिनको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, उन लोगों जो समाज के अनदेखे लोग हैं उनके बारे में बात करी है, और स्टीव जॉब्स, आइजैक वॉटसन ने जो है उन्होंने स्टीव जॉब्स एक फेमस पर्सनालिटी जो है उनकी लाइफ के बारे में बात करी है। सो खुद की लाइफ, ऐसे लोगों की लाइफ जो इग्नोर की जा चुकी है लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, अपना लाइफ एक्सपीरियंस सिर्फ एक इंसिडेंट जो कि भट्टाचार्य जी ने करा है, एंड एक फेमस पर्सनालिटी का लाइफ। इन चारों को आप कंपेयर करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से 4 लोगों की लाइफ नैरेटिव्स, लाइफ की कहानियाँ लिखी गई हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की गई है। दैट इज़
your part to do. So that's it for this video. Thank you so much. If you have any suggestion or anything you would like to share, do let us know in the comment section, and please like, share and subscribe my channel. It helps a lot when people show you support, and that helps me to keep moving. So thanks to everyone, those who have subscribed and contacted us through their comments. um, Thank you so much.